तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस विषय को डिकोड करने वाले हैं वो सीधे हमारे भविष्य से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं साल 2026 की, एक ऐसी वार्निंग जो मौसम के मॉडल्स हमें लगातार दे रहे हैं। सुपर एल नीनो 2026, एक ऐसा मंडराता हुआ खतरा जिसे समझना अब किसी चॉइस से ज्यादा एक बड़ी जरूरत बन गया है। अब जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 2 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। साल 1877 में ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में आए एक भयानक अकाल के दौरान ठीक इतनी ही जाने गई थीं। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस तबाही की वजह कोई जंग नहीं थी, कोई भूकंप या महामारी नहीं थी। वजह था मौसम का एक ऐसा शिफ्ट जिसने रातों रात दुनिया पलट कर रख दी। ये इस बात का सबूत है कि मौसम का एक छोटा सा बदलाव भी कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 1877 के अकाल से शुरुआत करके अल नीनो के पीछे के विज्ञान को समझेंगे। फिर आएंगे 2026 के खतरे पर, इसके 4 अलग अलग असर पर, शहरों में बढ़ती खामोश गर्मी के संकट पर, और आखिर में बात करेंगे उन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की जो आज हम सब अपना सकते हैं। तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, 1877 का ग्लोबल अकाल। देखते हैं कि इतिहास हमें एक्सट्रीम मौसम के बारे में क्या सिखाता है। ये आंकड़े सच में डरावने हैं। 1877 का वो अकाल सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। देखिए, एक ही समय पर कई कॉन्टिनेंट्स इसकी चपेट में थे। चीन में लगभग 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए, ब्राजील में 20 लाख लोगों की जान गई, यहाँ तक कि इजिप्ट, मोरक्को और साउथ अफ्रीका तक इसका असर दिखा। अमेरिका के मिनेसोटा में तो उस साल को बिना सर्दियों वाला साल तक कह दिया गया था। मतलब एक ऐसा ग्लोबल क्राइसिस जिसने पूरी दुनिया के मौसम का सिस्टम ही हिला के रख दिया था। पर आखिर ऐसी तबाही के पीछे का साइंस क्या है? आइए अपने दूसरे हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि ये अल नीनो आखिर काम कैसे करता है। असल में ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? देखिए, नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के ऊपर हवाएं ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं। इन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये हवाएं समुद्र के गर्म पानी को ढकेलकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती हैं, जिससे वहां बारिश होती है। वहीं दूसरी तरफ साउथ अमेरिका के पास नीचे से ठंडा पानी ऊपर आने लगता है। पर अल नीनो आते ही ये पूरा गेम पलट जाता है। ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती है, गर्म पानी वहीं ईस्ट में रुक जाता है और नतीजा, बारिश का पूरा पैटर्न उल्टा हो जाता है। जो बारिश एशिया या ऑस्ट्रेलिया में होनी चाहिए वो समुद्र के बीच में ही होकर रह जाती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब अल नीनो अपने एक्सट्रीम पर होता है तो उसे सुपर एल नीनो कहा जाता है। साइंस की भाषा में जब पैसिफिक ओशन के पानी का टेम्परेचर नॉर्मल से 2 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा बढ़ जाए। सुनने में 2 डिग्री शायद उतना बड़ा ना लगे, है ना? पर सोचिए, जब समुद्र के अरबों खरबों लीटर पानी का तापमान एक साथ 2 डिग्री बढ़ता है तो उसमें से इतनी हीट और एनर्जी निकलती है कि वो पूरी दुनिया के मौसम को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है। इसी विज्ञान को ध्यान में रखते हुए आइए अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं साल 2026 के उस खतरे को जिसकी वार्निंग हमें मिल रही है। अमेरिकन मौसम एजेंसीज के जो प्रेडिक्शंस आए हैं वो वाकई परेशान करने वाले हैं। उनके हिसाब से मई से जुलाई 2026 के बीच एक नया अल नीनो बनने के 61% चांसेस हैं। और इसकी टाइमिंग देखिए, बिल्कुल उस वक्त जब भारत में मानसून अपने पीक पर होता है, यानी ठीक उस समय जब हमारी खेती को बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मौसम का ये साइकिल वो सारी नमी सोख सकता है। अब ये सिचुएशन और भी डरावनी कैसे हो जाती है? इतिहास गवाह है कि अल नीनो अकेला लगभग 1.5 डिग्री तापमान बढ़ा देता है। पर आज की दुनिया पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि आज हमारे सामने क्लाइमेट चेंज भी है। हमारी धरती का बेस टेम्परेचर पहले से ही 1.4 डिग्री बढ़ा हुआ है। तो जब इस 1.4 डिग्री के ऊपर अल नीनो का 1.5 डिग्री और जुड़ेगा तो ये टोटल 2.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई पहले से ही 40 डिग्री वाले एक उबलते हुए कमरे में बैठा हो और कोई आकर वहां हीटर भी चालू कर दे। इंसान के इतिहास में अचानक से इतनी ज्यादा गर्मी पहले कभी नहीं देखी गई। और इस भयानक गर्मी का असर सिर्फ थर्मामीटर तक तो रुकेगा नहीं। आइए अपने चौथे हिस्से में देखते हैं कि इस इम्पैक्ट की 4 अलग अलग परतें क्या हैं। मौसम का ये डिसरप्शन असर कहाँ डालेगा, इसकी 4 लेयर्स हैं। पहली, बिगड़ा हुआ मॉनसून। आकलन है कि बारिश नॉर्मल की सिर्फ 92% ही रह सकती है। इसका सीधा असर पड़ेगा दूसरी लेयर पर, यानी हमारी खेती पर।
तीसरी लेयर होगी देश भर में आने वाली रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव्स, और आखिर में चौथी लेयर, इन सब का इकॉनमी पर पड़ने वाला एक साथ असर, जिससे महंगाई का आना तय है। खेती पर इसके असर को थोड़ा और करीब से समझना जरूरी है। आज भी भारतीय खेती का लगभग 51% हिस्सा पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर करता है। जरा सोचिए, जब खेती का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ बारिश के भरोसे हो और अल नीनो उस बारिश को ही कमजोर कर दे, तो ये फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन जाता है। और जब फसल खराब होती है तो इसका सीधा असर एक स्पेसिफिक नंबर पे दिखता है, 9%। डेटा हमें साफ बताता है कि एक सुपर अल नीनो वाले साल में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर 9% तक उछल सकती है। बारिश कम होती है, खेती घटती है और मंडियों में दाम आसमान छूने लगते हैं। तो ये सिर्फ कोई दूर का एनवायरनमेंट का मुद्दा नहीं रह जाता, ये एक ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस बन जाता है जो हर आम घर के किचन के बजट को हिला देता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट के अलावा एक और बहुत खतरनाक सच्चाई है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए अपने 5वें हिस्से पर चलते हैं, द साइलेंट हीट क्राइसिस, यानी एक खामोश जानलेवा गर्मी का संकट। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात है दिन और रात के टेम्परेचर का अंतर। अक्सर हमें लगता है कि हीट वेव सिर्फ दिन में नुकसान पहुंचाती है, पर 2024 के दिल्ली के डेटा ने एक अलग ही कहानी बताई। दिन के तापमान में 1.8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, लेकिन ध्यान दीजिए, रात के तापमान में 4.4 डिग्री का बड़ा इजाफा हुआ। शहरों में इतना ज़्यादा कंक्रीट है और रात भर चलने वाले एसी से निकलने वाली गर्मी का गुबार इतना ज़्यादा होता है कि हवा ठंडी ही नहीं हो पाती। और जब रात को इंसानी शरीर को कूल डाउन होने का, रिकवर होने का वक्त नहीं मिलता, तो हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। और दुख की बात यह है कि इस गर्मी का सबसे बड़ा खामियाजा वो लोग उठाते हैं जो मौसम के आगे सबसे ज्यादा मजबूर हैं। हमारे देश के 38 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स, चाहे वो ठेला चलाने वाले हों, डिलीवरी करने वाले हों या कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले मजदूर हों। डेटा बताता है कि सिर्फ 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर इनकी कमाई 14% तक गिर जाती है, क्योंकि भारी दोपहर में काम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक एक्सट्रीम हीट वेव में ये नुकसान 40% तक चला जाता है। अगर नेशनल लेवल पर देखें तो अकेले 2024 में इस भयानक गर्मी की वजह से देश को लगभग $194 बिलियन का भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। अब जब बात इस भयानक गर्मी से होने वाली मौतों पर आती है तो एक अजीब सा कंफ्यूजन देखने को मिलता है। मौसम विभाग यानी IMD के हिसाब से ये नंबर लगभग 10,000 के आसपास है। वहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB इस नंबर को 20,000 से ज्यादा बताता है। पर दूसरी तरफ जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स हैं, उनका आकलन कहता है कि ये संख्या हर साल लगभग 1.5 लाख तक हो सकती है। अब ये इतना बड़ा अंतर क्यों है? असल में डेथ सर्टिफिकेट्स पर ज्यादातर मौत की वजह हार्ट अटैक या डिहाइड्रेशन लिख दी जाती है, और इसलिए इस खामोश कातिल यानी गर्मी को असल वजह के रूप में रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। पॉलिसी के नजरिए से देखें तो एक बहुत ही टेक्निकल पर जरूरी बात सामने आती है। फिलहाल हीट वेव को ऑफिशियली एक नोटिफाइड नेचुरल डिजास्टर यानी अधिसूचित प्राकृतिक आपदा नहीं माना जाता। भारत में ऐसी 12 आपदाएं नोटिफाइड हैं, पर लू या हीट वेव उस लिस्ट में नहीं है। और क्योंकि इसे डिजास्टर का ऑफिशियल टैग नहीं मिला है, इसलिए इससे प्रभावित होने वाले लोगों या परिवारों को नेशनल रिस्पॉन्स फंड से मिलने वाला 4 लाख रुपए का मुआवजा ऑटोमेटिक तरीके से ट्रिगर नहीं हो पाता। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी है जो इस बात को तय करती है कि हम ग्राउंड लेवल पर इस संकट से कैसे निपट रहे हैं। देखिए, सिचुएशन वाकई में बहुत सीरियस है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। आइए इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, एक्शनेबल क्लाइमेट सॉल्यूशंस, वो प्रैक्टिकल कदम जो हम ले सकते हैं। सबसे पहले पेड़ों की इंपॉर्टेंस पर आते हैं। यहाँ एक आंकड़ा है जो आंखें खोलने के लिए काफी है। एक कड़वी सच्चाई ये है कि देश में जहाँ सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में नए पेड़ लगाए जाते हैं, वहीं 18 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पुराने पेड़ काट दिए जाते हैं। नए पौधे लगाना अच्छी बात है, पर बड़े पुराने पेड़ों की घनी छांव ग्राउंड लेवल पर तापमान को सीधे 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरा सकती है। सिर्फ पौधे लगाना काफी नहीं है, क्योंकि उनमें से कई पौधे तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। असल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उन पुराने पेड़ों को कटने से बचाना है जो पहले से ही इस गर्मी को सोख रहे हैं। तो आखिर वो कौन से 3 कदम हैं जो आज उठाए जा सकते हैं? पहला, अपने आसपास, अपने मोहल्ले और शहर में पुराने पेड़ों को कटने से बचाना शुरू करें। दूसरा कदम एकदम प्रैक्टिकल है। जो लोग बाहर धूप में काम करने के लिए मजबूर हैं, उन्हें पानी, ORS दे और उनके लिए थोड़ी छांव का इंतजाम करें।
और तीसरा पॉइंट थोड़ा लंबा चलने वाला है, अपने घर में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल। आजकल सोलर पैनल्स बहुत अफोर्डेबल हो गए हैं। अपनी छत या बालकनी में इसका इस्तेमाल करके आप अपना बिजली का बिल तो कम करेंगे ही, साथ ही कोयले वाली इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम करके क्लाइमेट चेंज को स्लो करने में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और आखिर में ये पूरा एक्सप्लेनर एक बहुत ही चुभने वाले सवाल पर आकर रुकता है। क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए अब हर गर्मी का नॉर्मल टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस ही होगा? अगर आज कार्बन एमिशंस कम करने, पेड़ों को बचाने और सोलर जैसी क्लीन एनर्जी पर फोकस नहीं किया गया, तो वो दिन दूर नहीं जब हर साल का मौसम एक सुपर अल नीनो की तरह जानलेवा लगेगा। समय निकलता जा रहा है और हम सबको मिलकर तुरंत एक्शन लेना होगा, वरना ये खौफनाक गर्मी हमारा नया नॉर्मल बन जाएगी। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आप सभी के लिए मददगार साबित होगी।